आता है कि ह्यूमन को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने दो तरह के सिस्टम हमें दिए। एक दिया नर्वस सिस्टम, एक दिया हार्मोनल सिस्टम। अच्छा, एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई डू वी हैव टू टाइप्स ऑफ सिस्टम? हमारी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने दो सिस्टम दिए क्यों? भाई जब एक सिस्टम से गाड़ी कंट्रोल हो रही है तो दूसरा सिस्टम क्यों चाहिए? डाउट है कि नहीं? अब हमारे पास दो सिस्टम कौन कौन से हैं? हमारे पास वो दो सिस्टम हैं, कौन कौन से हैं रचना? पहला है नर्वस सिस्टम, हमारी बॉडी ने न्यूरॉन्स से सारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल कर रखा है। और दूसरा हमारे पास सिस्टम कौन सा आया? हार्मोनल सिस्टम। मतलब आपकी बॉडी को ये दो चीज़ें कंट्रोल कर रही हैं। आप इस समय जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो महसूस कर रहे हो और जैसा आप रिएक्ट करोगे, ये सब में दो चीज़ें इन्वॉल्व है, एक नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल सिस्टम। मान लीजिए आपने गुस्से में किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, तो वो बेसिकली आपका नहीं, वो आपकी बॉडी के सिस्टम का रिस्पॉन्स है। अच्छा, वो किसी ने आपको, अगर आपने किसी को बोला तो उसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व हुई, हार्मोनल भी हुआ और नर्वस सिस्टम भी। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब हमारे पास एक सिस्टम से काम चल रहा था तो दूसरा सिस्टम क्यों आया? इसका कारण समझिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। मान लीजिए ये किसी इंसान का हाथ है, ठीक है, ये किसी इंसान का हाथ है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो आपका ब्रेन है वो हर हिस्से को कंट्रोल तो करता है, कंट्रोल करने एक तार भेजता है, उस तार का नाम है न्यूरॉन्स, है ना? न्यूरॉन से कंट्रोल होता है। तो वो एक न्यूरॉन भेजेगा आपके हाथ तक, एक यहाँ जाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसीलिए किसी भी उंगली पे कुछ एहसास होगा, वो ब्रेन को पता लग जाता है। लेकिन कभी भी, अच्छा, जब आप अपनी इस हाथ में सेल्स देखोगे, सेल्स 1 2 3 4 5 6, आपके एक उंगली में करोड़ों सेल्स होते हैं। तो सोचो दूसरे उंगली में भी कितने होंगे, कितने बहुत सारे सेल्स होंगे। क्या ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये जो न्यूरॉन्स मैंने लिखे हैं, क्या ये हर सेल तक मैसेज भेज रहा है? ये जो न्यूरॉन है, क्या ये हर सेल के कांटेक्ट में है? मेरे को तो नहीं लग रहा है हर सेल के कांटेक्ट में है। पर मेरे हिसाब से मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये उंगली है, ठीक है, तो इसमें ये न्यूरॉन आ गया ऐसे। अब कुछ सेल्स जो इससे दूर है वो तो इसके कांटेक्ट में नहीं है ना। भाई मुझे बताओ, ये जो न्यूरॉन आप देख रहे हो, ये जो बीच वाला है, क्या ये सारे सेल्स के संपर्क में है? क्या संपर्क क्या होता है? टच करना। टच तो हुआ ही नहीं है किसी सेल के साथ। हाँ, थोड़े बहुत सेल जो इसके इर्द गिर्द होंगे ये उसके कांटेक्ट में होगा, हाँ कि ना? मान लो 1 हो गया, 2 3 4, इनके कांटेक्ट में होगा। यानी नर्वस सिस्टम एक प्रॉब्लम है। ये बॉडी के किसी ऑर्गन में तो जाएगा, उस ऑर्गन के सारे सेल में कभी नहीं जाएगा। मतलब हर सेल तक ये मैसेज नहीं भेज सकता, ये सिर्फ उस ऑर्गन के कुछ सेल को मैसेज भेज सकता है। तो अगर मान लीजिए मुझे अपनी बॉडी में किसी पर्टिकुलर सेल को कुछ कहना है, मुझे मान लीजिए इस सेल को कुछ कहना है, तो क्या मैं न्यूरॉन्स के थ्रू कह सकता हूं? मुझे इस सेल को कोई मैसेज भेजना है बॉडी में, क्या मैं न्यूरॉन्स के थ्रू मैसेज भेज सकता हूँ? ये अबे दिमाग के पैदल, जब वो सेल इस न्यूरॉन से कनेक्ट ही नहीं है, कैसे भेज दोगे आप मैसेज? न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूरॉन्स के जो आसपास के सेल है उसी को तो मैसेज, जितने भी जो आसपास के सेल होते हैं उनमें इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, लेकिन जो उनके कांटेक्ट में नहीं होते उनको मैसेज नहीं भेज सकते। नर्वस सिस्टम में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जानते हो क्या है? बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सेल टू सेल कनेक्शन नहीं होता। सेल टू सेल कनेक्शन इज एब्सेंट। इसका मतलब है, अगर मान लीजिए आपको किसी एक पर्टिकुलर सेल को मैसेज भेजना है, आप नहीं भेज सकते इसके थ्रू। ये उस बॉडी पार्ट में सब सेल, अच्छा चलो ठीक है, न्यूरॉन उस पे बहुत सारे प्रेजेंट होंगे, चलो ठीक है प्रेजेंट होते हैं, तो वो न्यूरॉन्स किसी एक सेल को थोड़ी भेजेंगे मैसेज, वो सबको भेजेंगे। लेकिन मुझे तो एक को भेजना है। न्यूरॉन भेजेगा तो सबको भेज देगा, मुझे तो एक को भेजना है ना, एक को कैसे भेजूं मैं? यानी हमारा अगर हर सेल पे नियंत्रण है तो ये क्या कनेक्शन होता है? सेल टू सेल कनेक्शन। अगर हमारा बॉडी के हर एक सेल पे अलग से कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं? सेल टू सेल कनेक्शन। नर्वस सिस्टम में कनेक्शन एब्सेंट होता है। आप किसी भी एक पर्टिकुलर सेल को मैसेज नहीं भेज सकते, आप भेजोगे तो पूरे बॉडी पार्ट को,
आप बस किए तो अपनी उंगली के किसी एक सेल को मूव कराओ, नहीं करेगी तो पूरी उंगली की सेल मूव करेगी, वरना एक भी नहीं करेगी। हाँ कि ना? तो हार्मोनल सुनो क्यों आया है? हार्मोनल इसलिए आया है, कह रहा जी हम आपको देंगे सेल टू सेल कनेक्शन। मतलब अगर आपको बॉडी में किसी एक सेल को कुछ मैसेज भेजना, सिर्फ एक सेल को, आप हमें बताओ, हम भेजेंगे सेल को मैसेज। तो हार्मोनल सिस्टम क्यों आया? ताकि अगर मेरी बॉडी को किसी एक सेल को या किसी पर्टिकुलर सेल को मैसेज भेजना हो तो किसको भेज देगी? हार्मोन्स के थ्रू। लेकिन पूरे पार्ट को भेजना मैसेज तो किसको भेज देगी? नर्वस सिस्टम को, कि ये काम तुम देख लो। जब सबको भेजना तो तुम ही देख लो। अच्छा, एक प्रॉब्लम है, नर्वस सिस्टम जो है ना ये फास्ट होता है, हाँ या ना? लेकिन ये हार्मोनल सिस्टम कैसा होता है? स्लो। तुम खुद देख लो, तुम्हारी जो ग्रोथ हो रही है वो धीरे हो रही है, फास्ट हो रही है? धीरे, बहुत धीरे हो रही है। तुम्हारी हाइट बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है। लेकिन तुम चल रहे हो, तुम भाग रहे हो, तो भागने के लिए बॉडी ने रिस्पॉन्स दिया ना न्यूरॉन्स के थ्रू, तो ये एक्शन क्या है? फास्ट है ना? तो आपका हार्मोनल सिस्टम हमेशा स्लो काम करता है एंड नर्वस सिस्टम हमेशा फास्ट काम करता है। इस बात को याद रखना। तो हमारी बॉडी दो तरह के सिस्टम क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक सिस्टम सेल टू सेल कनेक्शन नहीं दे पाया, तो उसके लिए बॉडी ने दूसरा सिस्टम बनाया जिसका नाम क्या था? हार्मोनल सिस्टम। अब यहाँ से हमारा फिर अब आता हमारा जो नेक्स्ट पार्ट था वो यहाँ से शुरू होगा, हमारे प्लांट हार्मोन। भाई प्लांट हार्मोन को एक दूसरे नाम से बुलाया जाता है, इसको फाइटो हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइटो। फाइटो का मतलब यहाँ पर प्लांट है। क्या रखा गया? प्लांट, बेसिकली प्लांट हार्मोन। हार्मोन्स वही कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। अब प्लांट हार्मोन की बात करी जाए तो प्लांट हार्मोन के दो कैटेगरी हैं। एक ऐसी कैटेगरी जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। प्रमोट का मतलब होता है बढ़ावा देना। किसी चीज़ को बढ़ाने को क्या बोलते हैं? प्रमोट करना। और किसी चीज़ को रोकने को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिट करना। क्या बोलते हैं? इनहिबिट। इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, प्रमोट का मतलब होता है बढ़ाना। सुना ना, प्रमोशन, प्रमोशन हुआ। प्रमोशन मतलब ऊपर बढ़ा, हमने आपकी सीट को और आपके जो ओहदा था हमने कंपनी में उसको और बढ़ा दिया, हमने और आपको एक जॉब दे दी अच्छी खासी। तो प्लांट के हार्मोन दो काम करते हैं, प्लांट की ग्रोथ बढ़ाते भी हैं और रोकते भी हैं। बढ़ाने वाले यहाँ पर हमें कुछ हार्मोन के नाम मैं आपको मेंशन कर देता हूँ जो आपके एनसीईआरटी में शायद गिवन भी होगा, एक बार चेक ज़रूर कर लेना भाई। सबसे पहला नाम यहाँ पर आपको सामने मिलेगा, एक है ऑक्सिन, एक है जिब्रेलिन, एक है साइटोकाइनिन, एक पता नहीं थाइलिन अगर दिया है नहीं दिया, चेक नहीं, थाइलिन है, इथाइलिन। और यहाँ पर एक हार्मोन है एब्सिसिक एसिड, शॉर्ट में बोलते हैं AB। तो कितने हार्मोन होंगे हमारे पास? देखो 4 हार्मोन तो आते हैं प्रमोट वाले में जो बढ़ाते हैं प्लांट ग्रोथ, और एक आता है जो ग्रोथ रोकना चाहता है। अभी देखते हैं अच्छे बुरे कौन इनमें से। सबसे पहला हमारे पास जो एक हार्मोन आया है, हार्मोन का नाम क्या है? ऑक्सिन। पहली बात, ऑक्सिन प्लांट में कहाँ मिलता है? प्लांट में जहाँ पर भी जो उसकी स्टेम की टिप होती है, किसकी होती है? स्टेम की टिप होती है। तो जिस तरफ से लाइट पड़ती है, स्टेम है, जैसे हमारी स्टेम लाइट यहाँ से पड़ी, तो जिस तरफ लाइट पड़ती है उस तरफ एक केमिकल बनता है, उस केमिकल का नाम है ऑक्सिन। लेकिन ये केमिकल उस जगह जाएगा जहाँ लाइट नहीं पड़ रही है, मतलब उसके दूसरी साइड। भाई लाइट यहाँ पड़ रही है तो केमिकल तो बनेगा लाइट की तरफ, लेकिन जो वो मूव करेगा वो किस तरफ? जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही है। यानी थोड़ी ही देर में सारा ऑक्सीजन कहाँ शिफ्ट हो गया? जिस तरफ लाइट नहीं पड़ रही। देखो यहाँ पर सारा ऑक्सीजन आ गया, और सोचो ये रहा सूरज देवता और लाइट लगातार ऐसे मिल रहा है। अब इस केमिकल से होता क्या है? ये हार्मोन करता क्या है? बेसिकली ये क्या करता है? टिप की बेंडिंग करता है। आपने शायद देखा होगा किसी भी प्लांट के बिल्कुल टिप को ध्यान से ऑब्जर्व करना, उसकी टिप जो होती है वो हमेशा सनलाइट की तरफ ऐसे मुड़ी मिलेगी आपको, हमेशा। कभी सीधी नहीं होती प्लांट की टिप, कभी देखना स्टेम की टिप हमेशा हल्की सी तेज, किस तरफ? जिस तरफ सनलाइट मिलती है उसको। ये मुड़ने का कारण क्या है? मुड़ने का कारण है ऑक्सीजन।
तो ऑक्सिन का काम क्या होता है कि जो प्लांट के स्टेम की टिप है उसे बेंड करना किस तरफ, टूवर्ड सनलाइट, उसके अपोजिट नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर मैं एक काम और कह सकता हूँ कि ऑक्सिन का काम है जो टिप की लेंथ होती है, या मान लीजिए चलो टिप की लेंथ ही कह लो, जो टिप की लेंथ होती है ये उस लेंथ को बढ़ाने का काम करता है। मतलब एक तो बेंडिंग तो कराएगा, उस टिप की लंबाई भी बढ़ाता है। इन शॉर्ट प्लांट के स्टेम के हाइट बढ़ाने में भी इसका काफ़ी हद तक रोल आता है। काम तो भाई बहुत सारे ऑक्सीजन के, आप 2 ही 3 काम याद करो, उतनी आपके एंजाइटी में उतनी काफ़ी आपके लिए। तो ऑक्सीजन का काम हो गया ये। दूसरा काम आता है जिब्रेलिक एसिड, जिसको शॉर्ट में GA लिखते हैं। जिब्रेलिक एसिड का काम होता है प्लांट की हाइट बढ़ाना। मैंने आपको एक इंटरनोड बताया था, नोड इंटरनोड, पता नहीं याद है नहीं है। प्लांट में जहाँ से लीफ आती है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, नोड। स्टेम में जहाँ से लीफ निकलती है ना, उस पॉइंट को क्या बुलाते हैं, नोड बुलाते हैं। ऐसी कोई दूसरा नोड भी होगा और 2 नोड के बीच का जो पार्ट होता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का, इस पार्ट को बुलाते हैं इंटर नोड। इंटर का मतलब होता है बीच में, तो 2 नोड के बीच के पार्ट को क्या बुलाएंगे, इंटर नोड। देखो स्टेम में जहाँ से लीफ निकलती है उसे नोड कहते हैं, 2 नोड के बीच के पार्ट को इंटर नोड कहते हैं। जिब्रेलिक एसिड का काम क्या होता है, ये इंटर नोड की लेंथ बढ़ा देता है। जब इंटर नोड की लेंथ बढ़ा देगा तो इससे प्लांट की लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब जिब्रेलिक एसिड भी प्लांट की हाइट बढ़ाने में काम करता है, मतलब प्लांट की लंबाई बढ़ाता है। कौन, जिब्रेलिक एसिड, ठीक है। फिर हमारा आता है साइटोकाइनिन। अब इन भाई साहब का काम क्या होता है, ये प्लांट के अंदर सेल डिवीजन को बढ़ा देते हैं। सेल डिवीजन मतलब जब ये हार्मोन ज़्यादा होगा तब प्लांट में सेल्स की डिवीजन और बढ़ जाएगी, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल, ये सेल के लगातार नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो इसका मेन काम क्या हो गया, सेल डिवीजन। जो नीचे एक इथाइलिन लिखा है, इसका काम तो सबसे बढ़िया है, इसका काम है फ्रूट राइपनिंग। जब कभी आप देखते हो प्लांट में फ्रूट जब पकते हैं, उसको पकने के पीछे कारण कौन सा हार्मोन होता है, इथाइलिन। अगर ये हार्मोन किसी प्लांट में ना हो तो उस प्लांट के जो फ्रूट्स हैं वो पकते नहीं जल्दी से। सो कई बार देखा जाता है कि कुछ प्लांट में अगर ये हार्मोन लेट बनता है तो उनके फ्रूट लेट पकने चालू होते हैं। जल्दी बन गया तो जल्दी भी आप भी पका सकते हो, मार्केट से आपको इथाइलिन मिल जाता है। अगर आप मार्केट से इथाइलिन ले आओ तो आपका कोई कच्चा फ्रूट भी है, ये उसे ही पका देगा। जो सुना हो कई बार लोग घर पे फ्रूट्स पका दिया करते हैं, वो क्या, ऐसा कोई रूल नहीं है। अब तो किस फ्रूट की बात करिए, किस केमिकल की बात करिए, वो थोड़ी कर सकते हैं। इतने तरह के केमिकल्स हैं, इकलौता केमिकल है ना जिससे फ्रूट पकाया जाता है, और भी है। ये तो नेचुरल है जो प्लांट खुद यूज़ करता है। अब एक आता है एब्सिसिक एसिड। भाई सबसे मेन तो ये वाला हार्मोन है, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन। अब सुनो इसे स्ट्रेस हार्मोन क्यों कहते हैं। अगर कभी भी प्लांट पे एक ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्लांट के मरने के दिन करीब आ चुके हैं, ऐसा कब होता है, मान लीजिए बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाए, यानी गर्मी हद ज़्यादा हो गई है और पानी नहीं है। जब गर्मी ज़्यादा हो जाए और पानी की कमी हो जाए, इस समय प्लांट के मरने के चांस हो जाते हैं। इस समय ये हार्मोन प्लांट को जिंदा रखता है। कैसे, ये एब्सिसिक एसिड क्या करेगा, प्लांट के सारे स्टोमेटा बंद कर देता है। अब स्टोमेटा क्लोज होने से क्या होगा, जो लॉस ऑफ वाटर होता था वो क्या हो गया, कम। भाई इसी स्टोमेटा से पानी का लॉस होता है प्लांट में। अगर पानी की किल्लत है तो हमें स्टोमेटा बंद करने चाहिए ना, ताकि पानी का लॉस हो ही ना। तो यहाँ पर स्टोमेटा को बंद करवाने का आदेश कौन देता है, एब्सिसिक एसिड। तो जब ये स्टोमेटा को बंद कर देगा तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसने बंद तो अच्छे के लिए किया है ना। तो हम ऐसी कंडीशन जिसमें प्लांट को बहुत प्रॉब्लम होती है, ऐसी कंडीशन को बोलते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन। ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन में कौन है जो प्लांट को जिंदा रखता है, एब्सिसिक एसिड। कैसे, उसकी ग्रोथ को रोक दे कि बेटा कुछ टाइम ग्रो मत कर, शांत रह भी। जैसे ही ये एब्सिसिक एसिड काम करता है, इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, प्लांट की सारी पत्तियां गिरने लग जाती हैं, जिसको पतझड़ कहते हैं। और सुना होगा जब उस टाइम पतझड़ता है तो लगता है कि प्लांट तो मर गया, सर ये तो है ही नहीं, ख़त्म हो चुका है। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होता है, दोबारा लीफ आनी चालू। जैसे ही मौसम ठीक होता है तुरंत एब्सिसिक एसिड बोलता है कि ठीक है फिर मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, अब तुम चारों मिलकर प्लांट की ग्रोथ करा लो। तो कितना अच्छा हार्मोन है
कि बुरे वक्त में वो प्लांट को जिंदा रखेगा, जैसे लगेगा सब ठीक हो गया कहेगा मेरा काम हो गया अब तुम देख लो अपना। सो ये तुम्हारे पास प्लांट के हार्मोन है। और आपके एनसीईआरटी में हमें दो तरह के मूवमेंट्स बता रखी हैं कि प्लांट दो तरह के मूवमेंट शो करता है। एक होता है ट्रॉफिक मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। सुनना ध्यान से, ट्रॉफिक और नेस्टिक मूवमेंट। ट्रॉफिक मूवमेंट में हमेशा ग्रोथ होती है, लेकिन नेस्टिक मूवमेंट में कोई ग्रोथ नहीं देखी जाती। मैं आपको एग्जांपल सुनाता हूँ कैसे। जैसे आपने अक्सर देखा होगा जैसे प्लांट्स की जो जड़ें हैं वो जड़ें नीचे की तरफ ग्रो करती है ना, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रो करती हैं। तो होता क्या है, ऐसा लगता है जैसे ग्रेविटी से खींच रही है, तो इस खिंचाव में इसकी लेंथ भी बढ़ने लग जाती है। हाँ कि ना, यानी इसमें रूट की लंबाई बढ़ रही है। तो जिस भी मूवमेंट में ग्रोथ हो रही है वो मूवमेंट क्या कहलाएगी, ट्रॉफिक कहलाती है। ठीक है। अच्छा, ट्रॉफिक मूवमेंट जो होती हैं दे आर डायरेक्शनल। इनको किसी डायरेक्शन से एक फोर्स चाहिए होता है, एक सिग्नल चाहिए तो किसी डायरेक्शन से चाहिए होता है। अब जैसे हम यहाँ पर ट्रॉफिक मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स पढ़ते हैं। जैसे एक आता है जियो ट्रॉफिक मूवमेंट, कीमो ट्रॉफिक मूवमेंट, फोटो ट्रॉफिक मूवमेंट, हाइड्रो ट्रॉफिक मूवमेंट। क्या है सर? देखो, हाइड्रो का मतलब होता है पानी। क्या होता है? पानी। प्लांट्स की जड़ें हमेशा उस तरफ जाएंगे जहां पानी होगा। तो अब मुझे बताइए, ये प्लांट का स्टेम है, मान लीजिए पानी इस तरफ है, तो यकीन मानिए प्लांट्स की जड़ें यहाँ जाएंगी, ऐसे ऐसे जाएंगी। तो बताइए प्लांट्स की जड़ें कहाँ मूव करी? टूवर्ड वाटर। तो वाटर की तरफ मूवमेंट होगी तो क्या कहलाएगा? हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट। अगर अच्छा, जियो का मतलब जानते हो क्या होता है? जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो मीन्स अर्थ को बोलते हैं, है ना। तो अगर मान लीजिए कि जो जड़ें हैं वो नीचे की तरफ जा रही हैं, मतलब अंदर मिट्टी के अंदर जाए जा रही है, यानी वो अर्थ के अंदर जा रही हैं, तो अर्थ की तरफ जाएंगे तो क्या कहलाएगा? जियोट्रॉफिक मूवमेंट हो रही है रूट्स के अंदर। कीमोट्रॉफिक, मान लीजिए रूट्स है या कोई भी चीज़ है, देखो ये मूवमेंट आप कहीं भी लगा सकते हो। मैं सिर्फ रूट्स इकलौता एग्जाम्पल नहीं है, प्लांट में कहीं भी लगा लो, बट रूट एक कॉमन से एग्जाम्पल है। मान लीजिए कोई एक प्लांट रूट्स ही है और ये किसी पर्टिकुलर केमिकल की तरफ मूव कर रही है, तो केमिकल की तरफ मूव करने वाले को क्या बोलेंगे? कीमोट्रॉफिक हो गया। कीमो मतलब केमिकल के लिए आ गया। फोटोट्रॉपिक, फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। अब रूट तो लाइट की तरफ मूव नहीं करती, लेकिन आप देखोगे जो प्लांट का स्टेम है वो हमेशा लाइट की तरफ ग्रो करता है। हाँ या ना? तो अब आप देखोगे तो प्लांट में कोई ना कोई पार्ट किसी तरह से मूव कर, इसका एनसीईआरटी ने प्रमाण दिया है। एनसीईआरटी का टेंशन है, जैसे हम आपको इसका प्रूफ देंगे। एनसीईआरटी का एक गमला लीजिए, गमले में जैसे मान लीजिए प्लांट इस तरह से लगा होता है, ये जड़ें इसकी ऐसी होती है। एनसीईआरटी का आपको प्रूफ करते हैं कि ये जो रूट्स है ये ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं। एनसीईआरटी ने बोला गमले को आप ऐसे लिटा दीजिए, जब गमले को लिटा देंगे तो गमला जो है वो ऐसे हो जाएगा। हाँ कि ना? ठीक है। इसमें कुछ आपको जड़ें होंगी ऐसी ऐसे। अब इसमें आपको दो चीज़ एक साथ समझाई जाएगी। यहाँ पे सनलाइट है, पहला एग्जाम्पल दिया जाएगा कि सनलाइट की तरफ कैसे करता है। आप थोड़े दिनों बाद क्या देखोगे कि यहाँ से जो ये स्टेम है ये ऐसे गया, क्योंकि सनलाइट कहाँ है? ऊपर है। तो अगर हम ये कहते कि इसे सनलाइट से फर्क नहीं पड़ता तो बिल्कुल सीधे ग्रो करना चाहिए था। मुड़ी क्यों? तो मुड़ने का मतलब क्या हुआ? इसे सनलाइट पसंद है, सनलाइट की तरफ जाएगी। अब देखते हैं जड़ें, हम देखेंगे थोड़े टाइम बाद जो जड़ें हैं वो जड़ें नीचे की तरफ ग्रो कर रही हैं। जस्ट इमेजिन कि रूट्स अब ऐसी ग्रो कर रही हैं नीचे की तरफ। क्यों भाई नीचे क्यों जा रहे हो? क्योंकि ग्रेविटी ऐसे, इसको अर्थ ऐसे खींच रही है। और दूसरी चीज़, जितना पानी होगा सारा पानी कहाँ जाएगा? सारा पानी नीचे आ जाएगा। तो देखो पानी का भी एग्जाम्पल हो गया ये और ग्रेविटी का भी हो गया। इसे फिर आप दोबारा खड़ा कर देंगे तो दोबारा खड़ा करने के बाद क्या होगा? रूट ऐसी थी, ऐसी होगी तो रूट है ना। अब क्योंकि फिर से ग्रेविटी नीचे है तो रूट फिर से कैसी करेगी? रूट फिर से ऐसी ग्रो करेंगी और ये फिर से ऐसी ग्रो करेगा। ये तुम ट्राई कर सकते हो भाई।
तो ट्रॉफिक मूवमेंट्स में ग्रोथ होती कि नहीं होती है? होती है। ट्रॉफिक मूवमेंट्स में एक सिग्नल चाहिए होता है जिसकी कोई डायरेक्शन होगी। लाइट जैसे ऊपर से बुला रहा है, ग्रेविटी नीचे बुला रही है। स्टेम वाला ग्रेविटी की सुनता, किसकी सुनता है? वो सनलाइट की सुनता है। और रूट वाला सनलाइट की सुनता, किसकी सुनता है? वो ग्रेविटी की। तो कोई ना कोई तो किसी की सुन ही रहा होता है। नेस्टिक मूवमेंट में कोई डायरेक्शन की नीड नहीं होती, यानी क्या होती है? नॉन डायरेक्शनल। क्या आप लोगों ने एक ये सुना है केस, देखा होगा इस तरह का भी, देखना उसने वहां से टच किया था, जैसे टच किया देखो सीक्वेंस शुरू चालू होगी सारी सारी। अब देखो यहाँ टच किया, यहाँ से श्रिंक होना स्टार्ट, ठीक है। अब मान लो टच करेगा, वहाँ से किया, देखो श्रिंक होना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ से करेगा, किया, सेम चीज। लीफ है, इसमें छोटी छोटी इसकी लीफलेट्स होती है, मतलब लीफ के छोटे टुकड़े को क्या बोलते हैं? लीफलेट्स कहते हैं, ठीक है। ऐसी दूसरी हो गई, इसमें ये मैटर नहीं करता। अच्छा मूवमेंट तो हो रही है, अभी मूव तो कर रही है, तो मूवमेंट तो हुई। अगर आप यहां से टच करोगे तो भी पूरी लीफ वैसे मुरझाएगी, आप यहां से टच करोगे तो भी लीफ वैसे मुरझाएगी, आप यहां से टच करोगे तो भी लीफ वैसी। क्या कोई डायरेक्शन मैटर कर रही है? ऐसा थोड़ी कि यहीं से टच करने, नहीं नहीं, आप यहां भी टच करोगे तो भी पूरी लीफ मुरझा रहेगी, कहीं भी कर लो टच। तो ये जो मूवमेंट, अच्छा इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने टच किया और इसकी लीफ का साइज बढ़ गया, रहेगा तो वो उतना ही श्रिंक कर जाएगा बाद में। अच्छा, और ऐसा नहीं कि हमेशा रहेगा, ये थोड़ी देर बाद दोबारा वैसे वापस वैसे जैसे पहले हो जाएगा, वापस मतलब कुछ मान के चलो आधा घंटा वापस पहले ऐसा हो जाता है। अब आप सोचिए इसमें कोई ग्रोथ तो नहीं हो रही, तो ये जो मूवमेंट है इसे क्या बोलते हैं? इसे नेस्टिक मूवमेंट कहते हैं, जिस मूवमेंट में ग्रोथ नहीं होती लेकिन मूवमेंट हो रही है। सो ये तुम्हें देखा होगा तुम लोगों ने, थिग्मोनेस्टी मूवमेंट होती है।